वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, राधे राधे सभी को। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला 51 नंबर आपसे पूछा गया है, किस कारण से पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये प्रश्न ने बहुत बार बताया है कि आप देखेंगे एक पानी की अगर बाल्टी में कोई छड़ डाल देंगे, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको दिखेगी झुकी हुई, है ना। ये कई बार आपको प्रश्न करा चुके हैं 51 नंबर, और उम्मीद है आज यहाँ पर जवाब जो है सभी लोग सही देंगे। चलिए 51 नंबर का देखिए, यहाँ पर कमेंट करना और राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर अगर गिराया जाता है तो जहाज के पायलट के द्वारा देखा गया पत्थर का जो पथ होगा वो होगा कैसा होगा, है ना। परवलयाकार होगा, या वृत्त की चाप जैसा होगा, या सीधी रेखा में दिखेगा, या अति परवलयाकार। देखिए समान गति से अगर चल रहा है हवाई जहाज और एक पत्थर गिराएंगे, पायलट यानी जो आपका हवाई जहाज चलाते हैं उसको पायलट बोलते हैं, जहाज के पायलट के द्वारा देखा गया जो पत्थर का जो पथ होगा वो कैसा होगा। 52 नंबर में आपको बताना है। याद रखिएगा पथ आपको दिखेगा सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में दिखेगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 डिग्री कोण पर बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर गति करती है ना, तो उसको हम ऊर्ध्वगति कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, लेकिन जब ऊपर से हम कोई स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए पत्थर की गति होगी वो सीधी रेखा में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जब ऊपर से फेंकेंगे नीचे की तरफ तो उस समय आपका क्या होगा, सीधी रेखा आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता होती है। अब फ्यूज वगैरह आप देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है तो उसके पहले एक फ्यूज एक वायर ही होता है, तो उसमें क्या होता है उसके पहले लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कभी लाइट तेज आती है, वोल्टेज तेज होता है, तो फ्यूज क्या होता है बीच में शॉर्ट हो जाता है, आगे जो सप्लाई होती है नहीं पहुंच पाती, और हमारी जो डिवाइस होती है आगे वाली जो डिवाइस रहती है वो सेव रहती है। अगर फ्यूज नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि पूरी की पूरी डिवाइस भी आपकी खराब हो सकती है। वैसे अगर फ्यूज लगाएंगे तो केवल फ्यूज ही खराब होता है। तो अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए कि फ्यूज में क्या हो सकता है। ये गलनांक पॉइंट तो कम होगा, क्योंकि जब जल्दी गलेगा तभी तो वो टूटेगा। ये तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। उच्च गलनांक वाला तो कतई नहीं हो सकता है ना। गलनांक तो उसका निम्न होता है, क्योंकि गलनांक अधिकतम होता है टंगस्टन का। जो विद्युत बल्ब में आपने देखा होगा एक फिलामेंट लगाया जाता है, जो एक वायर टाइप नहीं होता बल्ब के अंदर देखा होगा, फिलामेंट उसको बोलते हैं, वो टंगस्टन को होता है। वो गलनांक उसका अधिक होता है ताकि वो जल्दी गले ना, काफ़ी लंबे समय तक चले। लेकिन हमें फ्यूज में चाहिए क्या, जैसे सप्लाई ज़्यादा हो तुरंत गल जाए, निम्न गलनांक होगा। और उच्च प्रतिरोधक, हाँ यहाँ प्रतिरोधक शक्ति क्या होगी, उच्च होनी चाहिए, है ना। उच्च प्रतिरोधक शक्ति होगी और निम्न गलनांक होगा। 53 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है ना, और गलनांक क्या होता है, निम्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन है, मेलाटोनिन है, गैस्ट्रिन है, ऑक्सीटोसिन है ना। इनके जो कार्य हैं आपको सुमेलित मतलब कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इंसुलिन का काम क्या है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये सभी लोग आप जानते ही होंगे इंसुलिन, है ना। इंसुलिन जो एक तरीके से आप देखेंगे कि हार्मोन भी होता है इंसुलिन, और जो शरीर में ग्लूकोज के उपाचयन को नियंत्रित करता है ना। ये तो बात सही है। नहीं, इंसुलिन एक आपका हार्मोन है, ये रक्त शर्करा का नियंत्रण बता रहे हैं। 54 नंबर, हाँ नियंत्रण तो करेगा, सही है, ये वाला सही होगा, 54 सही है आपका। चलो और आगे देखते हैं। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, हाँ ये भी सही है, निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी आपका सही है। हाँ गैस्ट्रिन जो लिखा है ना, गैस्ट्रिन क्या होता है, हाँ गैस्ट्रिन जो होता है ये लिखता है रक्तचाप का नियमन, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं है। बाकी ऑक्सीटोसिन आप जानते ही हैं, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण होता है ना। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही क्या होता है, दुग्ध का देखा होगा, स्तन ग्रंथि से क्या दुग्ध निकलता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो इसी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन पाया जाता है इसी वजह से। तो चलो ये तो आपका है सही, लेकिन यहाँ पर जो गैस्ट्रिन लिखा है ना ये आपका रॉन्ग दिया गया था। गैस्ट्रिन क्या रॉन्ग है आपका, बाकी सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। देखिए बुलेट प्रूफ अगर कोई चीज़ बनाना है ना तो कौन सा बहुलक यूज किया जाता है, 55 नंबर। तो याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट, कई बार प्रश्न पूछा गया है, पॉलीकार्बोनेट यूज किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट एक और होता है पॉलीएमाइड होता है, ठीक है ना। पॉलीएमाइड कहीं कहीं देखने को मिलेगा ऑप्शन में,
वो भी होता है, और पॉलीकार्बोनेट, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में। तो पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएमाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है, मानव शरीर में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 56 नंबर का, ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन सा कथन आपका असत्य है। 4 विकल्प हैं, एक असत्य है, वही बताना है। लिखा सिरका एस्टिक एसिड का जलीय विलयन होता है, ये तो हमने कई बार आपको बताया। एस्टिक एसिड का फार्मूला भी बता चुके हैं, CH3COOH होता है ना। ये एस्टिक एसिड का, सिरका में एस्टिक एसिड पाया भी जाता है, ये हमने कई बार कराया है। अगला लिखा हुआ सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन है। निकोटीन सिगरेट के धुएं में थोड़ा होता है, 57 नंबर, ये तो गलत लिख रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन सिगरेट के धुएं के प्रदूषक, निकोटीन थोड़ा यहाँ पे होगा, तो यही वाला आपका गलत दिख गया है ना, निकोटीन, ये आपका नहीं होगा। बाकी आपके सब सही हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ पॉलीमर से बनी होती हैं, जिस कारण शीघ्रता नष्ट नहीं होती। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। 58 नंबर में आपको बताना है। 58 नंबर में लिखा हुआ ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में संभव है, ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया ही जाता है। तांबे पर हरे रंग की, सिल्वर पर काले रंग की व लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना संरक्षण कहलाता है, ये भी बात आपकी सही इन्होंने बताई है। लिखा है काले फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में होता है। आप कहेंगे काले फास्फोरस का तो प्रयोग कभी नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। आपने दिया सलाई देखी होगी, माचिस देखी होगी ना, उसमें रेड कलर का होता है फास्फोरस, कभी काला थोड़ा होता है ना। अब किसी माचिस में आप देखेंगे कहीं काला भी रहता है, नहीं, वो आपका आंसर जो है लाल फास्फोरस ही होता है, ठीक है ना, वो लाल फास्फोरस ही होता है, थोड़ा डार्क ज़्यादा वो हो जाता है, बाकी काला नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या होगा, लाल ए फास्फोरस, तो यही वाला क्या है आपका सत्य नहीं है। बाकी तो अब आपके ये वाला सत्य होगा ही, जब ये गलत पता चल गया तो बाकी तो सब सही होंगे ही ना, बस हो गया। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। चील है, कपोत है, चमगादड़ है, कौवा है। 59 नंबर में अगर हम बात करेंगे, चील, कपोत, कौवा, चमगादड़, है ना। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। देखिए चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़, शेर, बंदर, चूहा, कंगारू, है ना, ये मैमेलिया समूह के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चमगादड़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। असत्य वाला बताना जो गलत है आपका 60 नंबर में। देखिए लिखा हुआ डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा खोज की गई, बिल्कुल सही है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका होता है फुल फॉर्म में, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, वाटसन और क्रिक ने ही खोज किया था। अगला ऑप्शन आपको दिया गया, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन संयोजन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना, यही गलत है आपका, यही वाला गलत है। बाकी अब आपका ये गलत हो गया तो कन्फर्म है ये सब सही होंगे। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ऑंगो डी ब्रिज ने दिया था। वर्णांध पुरुष के वर्णांतर के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे, बात सब सही है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। ऊन लिखा है, प्रोटीन, फ्लोरीन, कार्बन अप्रूप लिखा है, पायरीन, अग्निशामक लिखा है, किरेटिन, दूध लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे ऊन जो होता है, प्रोटीन, फ्लोरीन, कार्बन अप्रूप, पायरीन, अग्निशामक, ये तो सब आपको सही दिख रहा है। यहाँ जो किरेटिन लिखा हुआ है ना, किरेटिन दूध, ये गलत है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, गलत दिया गया, बाकी सब आपके सही हैं। दूध में केसिन उपस्थित होता है, केरेटिन नहीं होता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ क्या है, अधिकतम है। 62 नंबर में आपको बताना है। जैविक पदार्थ अधिकतम है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया था, पौधों का जैविक पदार्थ जो है अधिकतम है वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर से लगभग 10 डिग्री अक्षांश के भीतर आपका ये होता है। याद रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और ये भी याद रखिएगा, धरती पर रहने वाले सभी पशु और प्रजातियों की जो आधी संख्या है ना, इन वर्षा वनों में ही रहती है। इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ क्या होता है, अधिकतम होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर आपसे पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है ना। यहाँ पर देखिए आपको सुमेलित करना है, आंसर बताइए क्या होगा। एक तरफ देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, दूसरा राज्य दिया गया है।
हम कहेंगे सिमलीपाल। ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सिमलीपाल, हमने एक बार बताया भी था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सिमलीपाल जो है अभी एग्जाम में कहीं पूछा गया था। सिमलीपाल याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। और दिहांग दिबांग जो लिखा है ना, दिहांग दिबांग, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक की बात करेंगे, ये आपका मेघालय में है। ये आपका मेघालय में है। अब बचा आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इनमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप मिला सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4351। 4351 यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। यहाँ पर आपके कथन दिए गए। कथन देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपने रीजनिंग में अक्सर देखा होगा, है ना, रीजनिंग में बनते हैं, लेकिन आजकल जीके जीएस में भी ट्रेंड हो रहे हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कोड का उत्तर देना है। ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही। 64 में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा ना कि जितनी मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बात तो सही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी बात सही है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। दोनों के दोनों यहाँ पर बातें आपकी सही लिखी गई हैं। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप है ना? कौन पेट्रोपादप है? देखिए पेट्रोपादप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका करंज होगा। क्या होगा? करंज। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्यों? है ना, यहाँ पर आपको बताना समझी जाती है क्यों। ऑप्शन दिए गए, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों में से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। 66 नंबर में आपको बताना है। तो 66 नंबर में आपका सही होगा। यहाँ पर तीनों के तीनों विकल्प आपके सही होंगे। यहाँ पर आपको बताना है, निम्न मानकों में से हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया हरिकेन द्वारा क्षति का जो मापन किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका साफिर सिम्पसन मापक। याद रखिएगा, साफिर सिम्पसन मापक के द्वारा आपका किया जाता है। अगला प्रश्न आपका बताइए, यहाँ पर है पूछा गया, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। 68 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो 68 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा 68 नंबर के यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है ना? कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, आपको बताना है 69 नंबर में। 69 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से आपका कौन सा है? सिंपल सा जवाब है, ये आपका क्या होगा? सभी के सभी हैं। वन नीति भी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये भी, ये सब है आपके। शिक्षा नीति सब आपका है। सभी के सभी चारों आपके होंगे। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? 70 का आंसर आपका ए नंबर होगा, 200 मीटर, है ना, 200 मीटर तक आपकी जा सकती है। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? 71 का जवाब यहाँ पर आपका होगा ओजोन। ओजोन। सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया है, निम्न में से क्या पैदा करती हैं? ओजोन पैदा करती हैं, है ना। क्या पैदा करती हैं? ओजोन। ओजोन का निर्माण करती हैं, और इसी की वजह से समताप मंडल में देखा होगा, इसी प्रक्रिया के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है ना। अब तो ओजोन परत काफ़ी पतली होती चली जा रही है ना। ये सब जितनी भी आपकी पराबैंगनी क्या बोलते हैं, हाँ, ये सब ओजोन परत के लिए काफ़ी है ना। CFC और CO2 ये सब क्या है, ये सब आपकी काफ़ी उसमें कर रहा है, इसलिए ओजोन परत जो है काफ़ी पतली होती चली जा रही है। इसी को आपने देखा होगा, पहले जो लेयर काफ़ी मोटी थी, काफ़ी पतली हो गई है। लेकिन आपसे पूछा गया था पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो ओजोन पैदा करती है। ओजोन का फार्मूला O3O2 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है, ओजोन का O3 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है प्रतीक, और ओजोन का O3 होता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है, आपको बताना है 72 नंबर में।
तो 72 नंबर में आपका जो जवाब होगा यहाँ पर आपका होगा स्ट्रांसियम 90। कई बार प्रश्न पूछा गया है। सर्वाधिक सबसे खतरनाक अगर रेडियोधर्मी प्रदूषक की बात करेंगे तो ये आपका स्ट्रांसियम 90 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है निर्वाचित होता है। यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 73 नंबर का जो जवाब आपका होगा ना, ये आपका होगा जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही उनके लिए, है ना, अपनों में से ही यदि उनके लिए क्या है, सुरक्षित है। एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। है ना, देखिए प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित हैं। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष है। देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत, ये तो नहीं होगा। पहला तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, है ना, पहला आपका बिल्कुल नहीं होगा। पहला क्या होगा आपका, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आपका होगा जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, हाँ ये होगा। यानी यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा, यहाँ पर 2 3 4 वाला आपका क्या होगा, सही होगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको मिलाना है। लिखा हुआ है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन, केवल एक सही है, 2 सही है या दोनों सही है, या तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। 74 नंबर में आपको जवाब देना है। 74 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। 74 का बताइए क्या होगा। तो 74 का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा, है ना, केवल बी आपका क्या होगा, सही होगा। बी का मतलब औद्योगिक अनुमोदन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। हाँ औद्योगिक अनुमोदन यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका है। देखिए इस विभाग का संबंध औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से नहीं है, याद रखिएगा। औद्योगिक जो अपशिष्ट लिखा है ना, इससे नहीं आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ में ताला, ये तो सही है आपका। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ। जब 3 आपके कन्फर्म हो गए हैं तो कन्फर्म हो गया कि मेरठ में खेल के सामान वगैरह खिलौने बनते हैं, वहाँ पर चाकू का निर्माण नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगाना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। 2011 में जो जनगणना आपकी हुई थी तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया है। सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो जवाब है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हरियाणा है। हरियाणा में क्या न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, और यहाँ पर आपका 834, कितना है आपका, 834 था आपका 1000 में। तो आंसर आपका यहाँ पर 834 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सरकार द्वारा की गई 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कुल पशुधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शीर्ष राज्य, हाँ 20वीं पशुधन जनगणना की बात होती है, और ये आपकी हुई थी 2019 में हुई थी आपकी 20वीं वाली। इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से स्त्री पुरुष में अंतर वाले शीर्ष राज्य, है ना, अंतर वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्त्री पुरुष अंतर वाले राज्यों में, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर आपका सही है, राजस्थान, है ना। राजस्थान यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। देखो केंद्र में बात हो रही, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया। पहले राज्य में किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में, है ना। तो राज्य वाला फिर क्या वो खत्म कर देते हैं, फिर केंद्र में लगता है। केंद्र में कब लगता है आपका 1935 में लगता है। 79 नंबर का आपका ए नंबर होगा। इससे देखिए 2 प्रश्न बनते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, द्वैध शासन प्रणाली तो पढ़ लेते हैं, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली 2 जगह लगती है। पहले लगती है राज्य में, है ना, राज्य यानी प्रांत में लगती है पहले प्रांत में, कई बार प्रांत लिखा मिलता है ऑप्शन में आपको, प्रांत में। तो प्रांत का या राज्य एक ही बात है। तो प्रांत या राज्य में सबसे पहले लगती है भारत शासन अधिनियम 1919 में लगती है। इसके बाद इसको खत्म करके फिर केंद्र में लगा देते हैं। वो कब लगाते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में। दोनों चीज़ों को अच्छे समझ लीजिएगा।
1935 के संविधान को मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि 1935 के ही संविधान बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चेंजमेंट हुआ जो आज चल रहा है, तो यहाँ पर 1935 का संविधान को मिनी संविधान भी कहते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था, आपको बताना है 80 नंबर में। तो 80 नंबर का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही आपका अलग हुआ था। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। यहाँ पर नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कथन है, एक आपका कथन में कारण भी दिए गए हैं, और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। वक्तव्य दिए गए हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 81 नंबर आपको बताना है। इसको एक ग्रही संविधान कहा गया है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। भारत को जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा बताइए। देखिए ये बात तो सही है, और इसको एक ग्रही संविधान कहा गया, ये गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, ए और आर दोनों सही तो हैं आपके, है ना। ए और आर जो है आपके हैं वो सही तो हैं आपके। यहाँ पर आर कर लीजिए, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कारण में बी क्यों लिखा है, आर कर लीजिए। तो ए और आर ये सही तो है, लेकिन यहाँ पर आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 81 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, 82 नंबर में आपको बताना है। तो ये आपकी ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन आपका भी सही होगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इनको सम्मिलित करना है और आपको उत्तर देना है। यहाँ पर आपके लिखे गए भारतीय संविधान के लक्षण है और देशों से ग्रही। हम आपसे कहेंगे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, आप कहेंगे मूल अधिकार तो आपका यूएसए से लिया गया, बिल्कुल बात सही है। एक का दूसरा होगा, है ना। शासन की संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, यूके के लिया गया है। आप कह सकते हैं ए का दूसरा बी का पहला। ए का दूसरा बी का पहला कहाँ पर है, ए का दूसरा बी का पहला ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी आप चाहे तो मिला सकते हैं। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। रात के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। तो 2143 वाला यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय बताइए। यहाँ पर है आर्थिक योजना का जो विषय है वो आपका कहाँ पर है, वो आपको देखने को मिलेगा संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची जो आपकी है या संवर्ती सूची राज्य सूची, ये आपकी 7वीं सूची में इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। और ये जो आपकी है ना संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के लोग कानून बना सकते हैं इसमें। तो आंसर आपका यहाँ पर जो आर्थिक योजना वाला जो आपका विषय है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आपका आएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। 85 नंबर में आपको बताना है। 85 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। तो ये आपका राज्य सूची में होगा। 85 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। ये राज्य सूची में आपका, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, पंचायती राज विषय जो है किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज राज्य सूची में, और आपको पता है आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। नीति निर्देशक सिद्धांत में आपका आता है भाग नंबर 4 36 से 51। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है ना। यहाँ पर बताइए कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। 86 नंबर का जो जवाब आपका होगा यहाँ पर भाग आपका 11 और अध्याय पहला। भाग 11 और अध्याय पहला यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य। हाँ, कौन सा भाग याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पर आपका ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। 87 नंबर आपको बताना है। देखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपका 1950 में, लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे, इसे वर्ष 1976 में 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, 87 नंबर में आपको बताना है। तो पहला ही आपका क्या, ये गलत है आपका, मतलब कौन सा सही बोला गया, कौन सही है, यही वाला सही है, बाकी सब आपके गलत है, ये सब आपके गलत है ना। क्योंकि देखिए धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बात बिल्कुल सही है। और जब ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है तभी तो आपको जोड़ा जाता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये सब आपके जोड़े जाते हैं। तो ये आपका पहली बार ही आपका कहते हैं ना उद्देशिका में या प्रस्तावना में एक ही बार आपका संशोधन हुआ था और इसमें आपका यही शब्द आपके जोड़े गए थे।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताना सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह एक सिद्धांत जाना जाता है। 88 नंबर बताइए। ये आपका जाना जाता है सौर भावमिकता से। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, है ना। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, ये सिद्धांत जो है सौर भावमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? 89 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ये कहा है आपका के एम मुंशी ने कहा है। 89 का डी आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर देखिए आपको विचार करना है और लिखा हुआ है भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? 90 नंबर में आपको बताना है। तो देखेंगे भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बात आपकी सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी आपका सही है। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी आपकी सही है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा सभी के सभी 1 2 3 4। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 91 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए ये भी प्रश्न ने कई बार कराया, संस्थात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक, ये है। लेकिन ये वाला जो आपका लिखा ना अध्यक्षात्मक सरकार, ये वाला आपका नहीं है। प्रश्न कई बार हमने कराया भी है। निम्नलिखित जनजातियों व उनके स्थानों में से कौन सा सही सुमेलित है? एस्किमो लिखा है, पिग्मी लिखा है, एनु लिखा है और बुशमैन। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। 92 नंबर का आपको जवाब देना है और 92 नंबर का जो जवाब आपका होगा ना, यहाँ पर आंसर आपका होगा बुशमैन कालाहारी, यही आपका क्या सुमेलित है। बाकी सब आपके गलत दिए गए हैं। 92 नंबर का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यही आपका गलत दिया गया है, बाकी आपका आंसर आपका डी नंबर होगा। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, 93 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ आपके पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पंपास घास के जो मैदान है कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं आपके। अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है 94 का? तो 94 का आंसर आपका यहाँ पर होगा फेल्डबर्ग, है ना। फेल्डबर्ग यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? भारत में लौह अयस्क के यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत में निम्न शैल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके धारवाड़ तंत्र में। किसमें पाए जाते हैं? धारवाड़ तंत्र यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारत में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में क्षारीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करने वाला देश है? अब देखिए समझिए, चुकंदर से चीनी तैयार करता है वो कौन सा देश है आपको बताना है। 97 का जवाब यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका यूक्रेन है। अभी यूक्रेन और फ्रांस रूस में आपने देखा होगा काफ़ी भयंकर युद्ध चल रहा है। हो सकता है आपको ये प्रश्न पहली बार सुन रहे होंगे। तो यूक्रेन जो है चुकंदर से, ठीक है ना, एकमात्र देश है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है। समझ लीजिए, चुकंदर से चीनी तैयार करना। और देखिए क्यूबा को चीनी कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को चीनी कटोरा यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्य उत्पाद गन्ना ही है। दलहनी फसल में संतुलित खाद का अनुपात यहाँ पर बताना है। दलहनी फसल में यहाँ पर आपको बताना है संतुलित खाद का अनुपात कितना होगा 98 का। तो 98 का यहाँ पर आंसर आपका होगा 1:2:2, यानी 1:2:2 आपका होगा। होगा NPK, है ना, NPK है आपका नाइट्रोजन, हाँ, फास्फोरस कैल्शियम। चलिए अगला बताइए, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास का शुरू होता है ना, कपास यानी का शुरू होता है। तो आंसर भी देख लीजिए का से कौन सी मिट्टी आ रही है ना। कपास जो, अब इसे तो कपास के लिए आप कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। काली तो इसमें दिखाई नहीं। 99, हाँ काली नहीं दिया तो आप कहेंगे काली तो दिया नहीं। काली को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है? भारत में स्थित गोवा में, यहाँ पर बताइए भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है 100 नंबर? तो 100 नंबर के यहाँ पर दूध सागर प्रपात होगा, दूध सागर प्रपात। निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ना? हरी खाद वाली फसलों में तो ये पाई जाती है आपकी यहाँ पर बोडा, यानी यहाँ पर आपका लोबिया है, लोबिया है ना।
तो यही आपकी है। इसमें क्या है कि बोला गया था हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, आपकी लोबियम पाई जाती है, जिसे आप बोडा कहते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इस तक आप इस तरह से आपके यहाँ पर जो 50 प्रश्न की सीरीज चल रही है कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहता है क्योंकि यहाँ पर यूपीपीसीएस में लेवल भी हाई आएगा, तो उसी लेवल का आपके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जो आपकी पेपर है उसी लेवल पे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी भी मिलेगी। एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब रेगुलर क्लासें लेंगे आप लगातार, तो इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को